प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है लेखक स्वयं प्रकाश तथा उनकी रचना नेताजी का चश्मा। तो पाठ का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है कि लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से, नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ पौधों, वनस्पतियों तथा पशु पक्षियों से। इन सब को मिलाकर के देश बनता है और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए, इनकी संपन्नता के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। अब नेताजी का चश्मा कहानी में एक पात्र है कैप्टन चश्मे वाला। तो कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लेखक ने देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को व्यक्त किया है और वे करोड़ों नागरिक जो अपने अपने तरीके से देश के निर्माण में सहयोग करते हैं। साथ ही कहानी यह भी बताती है, यह भी कहती है कि देश के निर्माण में सिर्फ बड़े ही शामिल नहीं हैं, बड़े तो शामिल हैं ही, इसके साथ साथ बच्चे भी इस कार्य में शामिल हैं। तो यह था पाठ का संक्षिप्त परिचय। प्रस्तुत है कहानी नेताजी का चश्मा। अब हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो हालदार साहब हर 15वें दिन जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी के कार्य के लिए एक छोटे से कस्बे से गुजरते थे। अब वह कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, और उस कस्बे में जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे, और वहाँ पर एक छोटा सा बाजार भी था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक ठो नगर पालिका थी। अब एक ठो यहाँ पर ये क्षेत्रीय बोली का शब्द है, तो वहाँ पर एक नगर पालिका भी थी। अब नगर पालिका थी तो वो कुछ न कुछ काम भी करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा देती थी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा देती थी, कभी कबूतरों की छतरी लगवा देती थी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा देती थी। तो उस कस्बे के इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। संगमरमर पत्थर की मूर्ति लगवा दी। अब यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। हम यह कह सकते हैं कि बल्कि उस मूर्ति के बारे में ही नहीं, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में है, और वह है नेताजी का चश्मा। अब पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे देश के किसी अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी। यानी मूर्ति बहुत सामान्य बनी हुई थी, बहुत अच्छी तरह से तराश कर नहीं बनी हुई थी। तो मूर्ति को देखकर यही लगता था कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान, यानी मूर्ति को बनाने में जो खर्च आएगा और जो उपलब्ध बजट है उससे खर्च कहीं ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह अर्थात असमंजस में, यानी क्या करें और क्या ना करें यह समझ में ना आना, और चिट्ठी भेजने और जवाब आने में ही काफ़ी समय बर्बाद हो गया होगा। और जब बोर्ड की शासनावधि, यानी बोर्ड ने जो समय सीमा दी थी, उसके समाप्त होने की घड़ियों में तब क्या किया गया होगा, किसी स्थानीय कलाकार को ही मूर्ति बनाने का अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और जब वह भी नहीं हो पाया होगा, तब अंत में जो उस कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी जिनका नाम है, उनको ही मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया गया होगा। और जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने मतलब किसी भी तरीके से, जैसे तैसे किसी भी तरह से मूर्ति बनाकर दे देने का विश्वास दिला रहे थे। अब मूर्ति को देखकर यह सब ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची मूर्ति थी, और इस प्रकार की मूर्ति को बस्ट कहते हैं। अब मूर्ति सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन, उनके चेहरे पर कोमलता थी और वह कमसिन कम उम्र के दिख रहे थे और फौजी वर्दी में थे। अब मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो,
ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया नारा, ये नारे याद आने लगते थे। अब इस दृष्टि से यह प्रयास अत्यंत सफल और सराहनीय था, प्रशंसा के योग्य था। लेकिन एक कमी थी, केवल एक चीज़ की कसर थी जो मूर्ति को देखते ही खटकती थी, और कमी यह थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं लगा हुआ था। उस मूर्ति में नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो लगा हुआ था लेकिन वह चश्मा संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। अब हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, अर्थात उनका ध्यान गया, और यह देखकर उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी अर्थात उत्सुकता भरी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। अब वो सोचने लगे कि वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा तो रियल है, चश्मा वास्तविक है। अब हालदार साहब की जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब मूर्ति के बारे में ही सोच रहे थे, और सोचते सोचते अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय ही कहा जाना चाहिए, यानी प्रशंसा के योग्य कहा जाना चाहिए। अब महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उसकी ऊंचाई का नहीं है, बल्कि उस भावना का है, उस देशभक्ति की भावना का है। महत्व देशभक्ति का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। नहीं तो लोग तो आजकल देशभक्तों और देशभक्ति का भी मजाक बनाते हैं। अब हालदार साहब जब दूसरी बार उस कस्बे से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अब जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो ये देखे कि इस बार मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा लगा हुआ था, लेकिन इस बार तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा हुआ था। अब हलदार साहब का कौतुक यानी उत्सुकता और बढ़ गई। वह मूर्ति के विषय में जानने के लिए और उत्सुक हो गए और मन ही मन सोचे कि वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। अब फिर तीसरी बार फिर जब वह उस कस्बे से गुजरे तो देखे कि मूर्ति पर फिर नया चश्मा लगा हुआ था। अब हालदार साहब की आदत पड़ गई थी कि हर बार जब वो कस्बे से गुजरते थे तो चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे और मूर्ति को ध्यान से देखते थे। एक बार जब उनका कौतूहल यानी उत्सुकता एकदम दुर्दमनीय हो उठा। दुर्दमनीय यानी अपनी उत्सुकता को रोकना अत्यंत कठिन हो गया। वो अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाए, तो वो पान वाले से पूछ लिए कि क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। अब पान वाले के मुंह में खुद पान ठुसा हुआ था, वह मुंह में पान भरा हुआ था। अब पान वाला एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। उसकी रंगत काली थी, शरीर से वह मोटा था और प्रसन्न रहने वाला आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। अब इस तरह से हंसने से उसकी तोंद थिरकी, यानी उसकी तोंद हिलने लगी। उसकी तोंद निकली हुई थी तो वह तोंद हिलने लगी और पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी, यानी पान खाने के कारण उसके दांत लाल काले हो गए थे, तो वह लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब हालदार साहब यह बात कुछ समझ नहीं पाए, तो वह पूछ बैठे कि क्या करता है। तो पान वाले ने उन्हें समझाया कि चश्मा चेंज कर देता है। अब हालदार साहब को अब भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो पूछे क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। तो पान वाले ने कहा कि कोई गिराक आ गया समझो। गिराक मतलब ग्राहक, खरीदार। कोई खरीदार आ गया समझो और उसे चौड़े चौखट चाहिए, यानी चश्मे का चौड़ा फ्रेम चाहिए। तो भला कैप्टन किधर से लाएगा, वह कैप्टन कहाँ से लाएगा। तो वह क्या करता है, मूर्ति वाला दे दिया। मूर्ति की आंखों पर अगर चौड़े फ्रेम का चश्मा लगा है तो वह चश्मा उतार करके ग्राहक को दे देता है और उधर दूसरा बिठा दिया, मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आ गई। अब उन्हें ये समझ में आया कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है और उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बहुत बुरी लगती है और इसके साथ साथ उसे आहत करती है, यानी उसे दुखी करती है। और कैप्टन को ऐसा लगता है मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। तो इसलिए
वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। और जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार मतलब ज़रूरत होती है, जैसा नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ है, तो कैप्टन क्या करता है, वह कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा हुआ फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए ला करके ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। तब हवलदार साहब ने सोचा कि वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। अब इसके बाद भी हवलदार साहब की उत्सुकता शांत नहीं हो रही थी और वह पान वाले से प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो यह था पाठ का अंश। आशा है इतना अंश आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पाठ का आगे का भाग हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।